नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। हम आए हुए हैं फरीदाबाद में और फरीदाबाद में हमारे साथ मोहताज नहीं है परिचय के, पहले भी आप लोग कई बार देख चुके हैं। आरसी चौधरी साहब हैं, पूर्वांचल के जाने माने समाज सेवी हैं, उद्योगपति भी हैं, लेकिन बिजनेस के अलावा इन्होंने लगभग अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर समय समाज में दिया हुआ है। ख़ास तौर पर पूर्वांचल समाज के लोगों को अगर दिल्ली एनसीआर में कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो चौधरी साहब वहाँ खड़े नज़र आते हैं। विकास को लेके, मिथिला भाषा को लेके या फिर पूर्वांचल की समस्या को लेके हमेशा से ये खड़े नज़र आते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुँच चुका है। नॉमिनेशन का डेट कल लास्ट है और तमाम उम्मीदवार नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। उम्मीदवारों को कांग्रेस और बीजेपी ने घोषित भी कर दिया है और कुछ सीटें बच गई है जिन पे आज शायद वो नाम भी घोषित हो जाएंगे। हम जानेंगे चौधरी साहब से फरीदाबाद के 8, 9, 10 विधानसभा क्षेत्र में, 9 विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पे पूर्वांचल वासियों का मत प्रतिशत 30 से 40% तक मिलता है। पूर्वांचल वासी किधर जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का अभी ट्रेंड चल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जिस कारण कांग्रेस को थोड़ा कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने फुल पावर में है। उन्हें लग रहा है कि वो विनिंग पोजीशन में है। परंतु आम आदमी पार्टी अगर सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर होगी। कांग्रेस माने ना माने, बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। होता क्या है ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज़ 24 के दर्शकों से। जिस प्रकार आपने पहले जो भी भविष्यवाणी की है, जो भी मंथन किया है, वो लगभग सटीक पाया गया है। हालांकि कुछ एक चीज़ों में हो जाता है, परंतु लगभग सटीक ही रहा है। अभी हम लोग आ रहे थे आपके तिगांव विधानसभा से, राकेश नागर जी हैं, उनके पिताजी रूपचंद नागर जी हैं, उनसे बात हुई और क्षेत्र के लोगों से भी बात हुई। यहाँ से जो उनके विरोध में उम्मीदवार हैं उनका नाम अभी शायद हमारा जब न्यूज़ चलेगा डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, हो सकता है जब हम न्यूज़ पब्लिश कर रहे हो तब तक क्लियर हो जाए। ललित नागर का ज़्यादा चांस है। तो आपको सबसे पहले इसी क्षेत्र से शुरू करते हैं कि इस क्षेत्र में आप किसे मजबूत पाते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में, तिगांव क्षेत्र में? देखिए, यहाँ जो 9 सीटें हैं उसमें करीब करीब बीजेपी के अभी तक मजबूत स्थिति रही है, पहले भी रही है। इस विधानसभा में जो पिछली सरकार थी उसमें भी आपने देखा कि उनकी स्थिति अच्छी थी। एक ही केवल कांग्रेस को मिला था, और नीरज शर्मा जी को आप लोग जानते हैं, और नीरज शर्मा जी हैं, अच्छे कैंडिडेट इनके हैं, और इसलिए बगैर किंतु परंतु के उन्होंने नीरज शर्मा जी को दे दिया, पहले अनाउंस कर दिया है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी यहाँ जो बाहुल्य क्षेत्र है, खास करके इंडस्ट्रीज वाले को कहें या बनिया कम्युनिटी कहें और उसमें व्यापारी वर्ग कहें, तो ये जो व्यापारी वर्ग हैं करीब करीब उनका जो सपोर्ट है बीजेपी की तरफ रहता है, रुझान बीजेपी की तरफ रहता है। ये परम सत्य शुरू से रहा है, केवल आज से नहीं है। अब कांग्रेस के लिए दिक्कत ये हो गई कि जो उनके साथ अलायंस होना था आम आदमी पार्टियों का, वो नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी आप जानते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, कांग्रेस के वोट के ऊपर उन्होंने अपनी पकड़ बना ली और अपनी सरकार चला रही है। दिल्ली में पंजाब में वही हाल है। कहीं भी आप चले जाएं, केवल कांग्रेसी वोट को आम आदमी पार्टी काटती है, और उसी के साथ अलायंस करना, कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आता है कि पॉलिटिकल वाले किस तरह से डिसीजन लेते हैं। जो हमारे ही घर को बर्बाद करे उसी के साथ हम अलायंस करें। तो यहाँ के स्टेट लेवल पे जो इनके चाहे हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी उनके बेटे हैं, शैलजा जी हैं, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि इनके साथ किसी भी तरह से अलायंस करें। फिर भी सेंट्रल के तरफ से दबाव जरूर था कि 5 या 7 तो हम उनको दें, जिससे कि ये वोट हमारे ना काटे।
क्योंकि वोट तो उनका ही कटेगा। अगर हर हाल में पार्टी अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो वोट तो कांग्रेसी वोटर ही उधर शिफ्ट होंगे, और वो वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी पहुंचाएगा। ये अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इस पर पछता है, उससे अच्छा नहीं होता है कि 10 सीट अगर मांग रही थी आम आदमी पार्टी तो उसे दे देना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा कि ये सारे जगहों पे अपने कंपटीटर खड़े कर लें हम, उसके बजाय अगर 10 सीट भी दे देते, हालांकि साथ में भी काम चल सकता था, लेकिन 10 सीट दे देते तो बाकी जगहों पे ये सेफ हो जाते। लेकिन उसके जगह अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो आज के दिन में हर जगह, जैसे उन्होंने पहले ही कहा है, बीजेपी वालों ने बीजेपी के अगेंस्ट में, कांग्रेस के अगेंस्ट में 90 के 90 सीट पे वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इससे नुकसान कांग्रेस को होगा, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा। हालांकि वो तो उनकी जो श्रीमती जी हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वो कहती हैं कि मैं यहाँ के बहू हूँ। खुद केजरीवाल कहते हैं कि भाई मैं तो हरियाणा के बेटा हूँ। तो वोट लेने के समय में इस तरह से जो सगुफा छोड़ा जाता है और पब्लिक उस सगुफे में आ जाती है। एक चीज़ और सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन शायद इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि केजरीवाल जी को जेल से जमानत पे रिहा नहीं किया जाता, और अब वो केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगा। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ बातें अंदर खाने में कांग्रेस में यही बातें उठी थी कि बेशक हम उनको 10 सीटें दे दें, लेकिन वो जेल से निकल के तो आए अपने प्रचार के लिए। जब प्रचार करने के लिए जेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर 10 सीट भी क्यों दें, 5 भी क्यों दें? फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। और इसमें जो यहाँ के जो स्टेट लेवल पे जो नेताओं का जो बातें ये सेंटर तक पहुँच गई और सेंटर वाले ने मान लिया कि ठीक है अलायंस नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे बरखल विधानसभा की बात करते हैं। ओल्ड फरीदाबाद में विपुल गोयल आपके हैं, उनको एक बार बीच में गैप कर दिया गया था, पिछले बार टिकट नहीं दिया गया था। क्या लगता है विपुल गोयल जी को टिकट देके और जो गुप्ता जी जो पहले थे उनको टिकट ना देके, और जिस प्रकार ये भी माना जाता है विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर में कुछ नोकझोंक हुआ था, तो ये सारी चीज़ें विपुल गोयल को नुकसान पहुंचाएगा या ये सीट सुरक्षित बीजेपी के लिए मानते हैं आप? नहीं, देखिए विपुल गोयल के लिए चाहे यहाँ पे वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, अगर वैसे ही निर्दलीय भी लड़ें तो उनके मुकाबले कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। जो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। आपने देखा होगा अभी जो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, 7 करोड़ उस पर नुकसान है। पिछले बार में वो थे, बीच में वो आपने ही कहा कि वो बीच में उनको नहीं रखा गया। और वो परम सत्य है कि आपसी जो यहाँ की खींचतान राजनीति में चली, किसी का मैं नाम नहीं लेता, जिनके साथ में उनका हुआ, तो इस वजह से उनका टिकट काटा गया। लेकिन सेंट्रल कमेटी ने देखा कि नहीं, बीजेपी में ये बहुत मजबूत कैंडिडेट है विपुल गोयल जी, और पब्लिक की भलाई के लिए उन्होंने इतना काम किया है। पर्सनल उनके जो सामाजिक जो दायित्व है उस पर जो इन्होंने इतना निर्वहन किया है जिसका जवाब नहीं। एक पंजाबी कम्युनिटी हमारे सामने में, हम विपुल गोयल दोनों बैठे हुए थे, पंजाबी कम्युनिटी के लोग आए, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पंजाबी कम्युनिटी के, जैसे उन्होंने देखा विपुल जी की, देखो वो लोग आ रहे हैं, चौधरी साहब मैं तो इनको 11 लाख की बात किया था, लेकिन इनको हमने 22 लाख दे दिया है, फिर भी ये लोग आ रहे हैं। फिर वो लोग जब अंदर आए तो उन्होंने कहा कि जी विपुल जी आपके वजह से ये हमारा धर्मशाला बन गया, सब कुछ हो गया, और उसके लिए धन्यवाद केवल करने के लिए आए हैं। लेकिन एक छोटा सा फिर गुजारिश है, आप सोच सकते हैं उस समय भी वो 11 AC ले करके उनसे गए। अच्छा। तो इतने उदार प्रवृत्ति के फरीदाबाद में तो कम से कम ऐसे उदार प्रवृत्ति के कोई भी MLA हुए नहीं। तो कुल मिला के ये है कि विपुल गोयल अपने पर्सनल छवि के कारण भारी पड़ते दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, आगे बरखल की अगर बात करें तो जो पूर्व मंत्री सीमा तिरखा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और अदल खां को टिकट दिया है,
और शायद न्यूज़ आते आते कांग्रेस का भी टिकट क्लियर हो जाएगा, विजय प्रताप को टिकट वहाँ से शायद मिल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है अब जो नए उम्मीदवार हैं अदल खां और महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप में, दोनों में किसको मजबूत मानते हैं आप? देखिए, अगर हम इससे पीछे चलें तो लोकसभा के इलेक्शन में जो किशन पाल जी को जहाँ से बहुमत मिला, भटकल क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अगर वोट मिला तो किशन पाल जी को वहाँ से मिला। अब उसमें जो भी प्रभाव रहा हो, चाहे गुजर बहुल, तो गुजर बहुल तो हमारे महेंद्र प्रताप जी भी थे, बिल्कुल, तो उनकी कोई कमी नहीं थी, पकड़ भी समाज के ऊपर में उनकी ज़्यादा है। तो इसमें एमएलए जो सीमा तिरखा जी रही, और बाद में वो तो शिक्षा मंत्री हरियाणा की अभी हैं ही, तो लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और धनेश अदलखा जी जहाँ पे आप बैठे हैं, इस क्षेत्र से पार्षद वो कितने बार रहे, उनकी माँ पार्षद रही, अभी पार्षद वो वही हैं धनेश अदलखा जी। तो राजनीति में किसी को जिसने अपना 25-30 साल लगा दिया हो तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिलनी ही चाहिए। और इस वजह से धनेश अदलखा जी को यहाँ से नहीं, चूँकि यहाँ तो पूरे के पूरे विपुल जी का पकड़ है पूरे क्षेत्र पे, तो हर कोई जानता है कि भाई विपुल जी को ही टिकट यहाँ से दिया जाएगा। और इसीलिए धनेश अदलखा जी ने अपना कोशिश किया कि मुझे कहीं भी, तो इस तरह उनको भटकल क्षेत्र दिया गया है। तो उनके लिए वो क्षेत्र कुछ नया होगा, लोग भी आरोप लगाएंगे कि बाहर से आए हुए हैं और मतलब विजय प्रताप जी लोकल हैं, ऐसा कुछ। देखिए, बाहरी और भीतरी ये तो बात चलता ही रहता है। अब हमारे राहुल गांधी जी ने बाहरी भीतरी की बात कर दी, जबकि खुद वायनाड जाकर के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो राजनीति में कुछ भी कहा जाता है और सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। चलिए, एनआईटी में आपने बिल्कुल सही कहा कि नीरज शर्मा का टिकट पहले लिस्ट में ही जारी हो गया था और वहाँ से बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है। वहाँ से पिछले बार जो नरेंद्र जी टिकट मांग रहे थे, शायद वो इंडिपेंडेंट बीजेपी के विरोध में, मतलब बागी उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र भराना, शायद नागेंद्र भराना लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से अभी अभिषेक बता रहा था कि वहाँ से एनआईटी से बिट्टू जो नूह मामले में काफ़ी सक्रिय रहा था और एक हिंदू छवि के तौर पर जाना जाता है, गौ सेवक के तौर पर जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो तो बीजेपी को नुकसान करेगा, वो वोटर जो है वो तो बीजेपी को नुकसान करेगा। देखिए, प्रभावी उतना वो नहीं हो पाएगा, चूँकि आप जानते हैं कि बीजेपी के जो अपने कैडर हैं उसको जल्दी कोई हिला नहीं सकता है। बिल्कुल। रही बात जिस तरह से नूह में मंदिर के लिए जो जुलूस जा रही थी, उस पर जिस तरह से पथराव हुआ और जिस तरह से गोलियां भी चली, उस समय ये बिट्टू बजरंगी काफ़ी सक्रिय थे और इस वजह से उनकी छवि बनी। और इस बल पे उन्होंने देखा कि भाई हमें हमारी छवि इतनी बन गई है तो हमें दे दिया जाए टिकट। ऐसा नहीं होता है, ये तपस्या का काम है। वो अब जैसे धनेश अदलखा जी की हमने बातें करी, 30 साल के बाद में उनको एमएलए के जगह पे अब बिल्कुल सेलेक्ट तो जल्दबाजी बिट्टू बजरंगी को नहीं करनी चाहिए थी और वेट करना चाहिए था। हाँ। अभी वैसे भी उनके ऊपर कई सारे केस मुकदमा भी है, तो उसको भी वेट करके उस पर भी बरी होने की बारी थी। तो होता क्या है, और टिकट मेरे ख्याल से घंटा 2 घंटा में क्लियर हो ही जाएगा। जब तक न्यूज़ चले हो सकता है तब तक टिकट भी आ जाए, शायद कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे को मिले या किसी और को भी मिले, जिसको भी मिलता है। तो वहाँ भी बीजेपी आप मानते हैं कि वो प्लस हो सकती है। हम यहाँ आप अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस क्षेत्र पिरथला क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से भी जो वर्तमान एमएलए रावत साहब हैं वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और शर्मा जी को टिकट दे दिया है। और कांग्रेस से शायद उनको टिकट क्लियर हो गया है, क्या नाम है इनका, जो पिछले बार चुनाव हारे थे। तो यहाँ पे पिरथला में स्थिति क्या लग रहा है आपको? पिरथला में देखें, इससे पीछे से पीछे मायावती की पार्टी जीती थी, जो कि बहुत
हरियाणा में बहुत कम सीटें उनको मिली, लेकिन उसमें एक प्रमुख सीट ये था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अंदर खाने जो बातें चल रही है, इसमें ज़रूर एक दूसरे के वोट काटेंगे ये लोग, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि तीनों कैंडिडेट जो हैं काफ़ी प्रबल दावेदार हैं, पब्लिक में भी इनकी पकड़ है। तो यहाँ क्या होगा अभी ये सस्पेंस बना हुआ है। चलिए, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल फाइट है और त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। बल्लभगढ़ की अगर बात करते हैं, बल्लभगढ़ की स्थिति क्या लग रहा है आपको? देखिए, बल्लभगढ़ में जितना काम पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया है उसका जवाब नहीं। पूरे विधानसभा में आप कहीं भी चले जाएं, विकास के नाम पे इतना फंड्स लाया, और आज भी आप देखें 200 करोड़ रुपए का एक विकास का काम चल रहा है जो दोनों नेशनल हाईवे बना है। इसको इंटरकनेक्ट करने के लिए वो एलिवेटेड पुल बनेगा कि अगर आप इससे हाईवे से उस हाईवे पे जाएं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और काम भी शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा फंड्स और पब्लिक के ऊपर में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। संजोग की बात है, मैं तो किसी पार्टी से बंधा नहीं हूँ, लेकिन अभी हम लोग गए थे जो पैरा ओलंपिक में हमारे एक बच्चे ने, शुभम ने जो मेडल लाया है, तो उसका प्रोग्राम था, तो वहाँ भी वो आए थे। तो वहाँ के पब्लिक बहुत अच्छी तरह से उनको जानती है, परखती है, परखी हुई है। तो वहाँ से वो अपनी सीट निकाल के ले ही जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत किंतु परंतु वहाँ पे नहीं है। फिर बच जाता है जो बीजेपी को लेके होडल और पलवल का सीट। तो होडल और पलवल सीट भी बीजेपी का स्ट्रांग ही माना जाता है, परंतु इस बार बीजेपी ने पहली बार नूह में, पिछले बार मुसलमान को टिकट दिया था, लेकिन नूह में इस बार हिंदू को टिकट दे दिया है, और वहीं शायद ये पुन्हाना में शायद मुसलमान को टिकट दिया है। तो ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, बीजेपी ने इस बार एक पुन्हाना में दिया है टिकट मुसलमान को, और एक और दो कैंडिडेट पूरे हरियाणा में मुसलमान को दिया है। तो ये जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ तो बीजेपी का कोई वर्चस्व होगा कि वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट देने से? देखिए, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट की बात करते हैं तो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, बीजेपी के अगेंस्ट में मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं, मतलब मुस्लिम जनता, ये यूं कहें मुस्लिम जनता कि इस्लाम धर्म के मानने वाले बीजेपी के विरोधी ही ज्यादातर होते हैं। मुसलमान को टिकट दे दें, किसी को दे दें, वो उसको तो इसीलिए बीजेपी तो मान के चलती है कि भाई हमारे लिए कोई अगर टिकट हम दें भी, और अगर वोट नहीं लेके आता है तो हमें टिकट देने से क्या फ़ायदा है। जो कि सेंट्रल लेवल पे ये बात कितनी बार कही गई है, और ये बात सद्य आप लोगों को दिखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के 9 में से आप कितने सीट फरीदाबाद के लोकसभा में 9 में से कितने सीट बीजेपी और कितने कांग्रेस को देना चाहेंगे? देखिए, 6 तो परम सत्य है कि 6 तो मिलेगा ही बीजेपी को, और उम्मीद है कि 7 भी मिले बीजेपी को। अच्छा, अब आप स्टेट पे आ जाएं, स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो जैसे जजपा है, हालांकि अब जो यहाँ पे अभी बिजली मंत्री अभी तक थे, अब चूंकि उनको टिकट नहीं दिया गया, रामविलास शर्मा जी जो पहले भी गद्दावर नेता माने जाते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया है, और वो लोग निर्दलीय के रूप में बीजेपी के वोट काटने के लिए वो लोग खड़े हो गए हैं। ये केवल उन्हीं के तरफ से, बीजेपी के तरफ से नुकसानदेह नहीं है, ऐसे ही कांग्रेस के भी कैंडिडेट मैं आपको 5-7 गिनाऊं जिनका ये प्रभाव रहा है हरियाणा के ऊपर में, उनको टिकट कांग्रेस भी नहीं दी है, और वो अंदर खाने वो लोग बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा जो कारण है आम आदमी पार्टी, वो तो कांग्रेस का ही वोट काटती है, और उनके साथ अलायंस नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा नुकसान। तो उस हालत में आप ये मान के चलें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के टक्कर बराबर के हैं, किसका पलड़ा भारी हो जाए ये कहना मुश्किल है। मतलब कुल मिला के जो लोग ये सोच रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए आसान है, कांग्रेस इतना आसान नहीं, आसानी से सरकार बना लेगी, उनके लिए ये बात अब सोचने पर मजबूर कर देता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया है, और आम आदमी पार्टी के वोटर जो हैं वो कांग्रेस से ही छिटक के आम आदमी पार्टी में जाते हैं। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी
अगर स्ट्रांग होगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। और खेल वहीं पे है, खेल 45 सीटों का है। अगर 40 सीट भी कांग्रेस ले आती है तब भी उन्हें सरकार बनाने में मुश्किल होगी, और अगर बीजेपी 38 सीट भी ले आती है तब भी बीजेपी सरकार बनाने के लिए जल्दबाजी से, जैसे पहले से करती आई है, वो कहीं ना कहीं से बना के ले जाए। हाँ, जो अन्य पार्टी के उम्मीदवार जीत के आएंगे उनको जोड़ तोड़ के अपने गठबंधन करके और सरकार हरियाणा में बना सकती है। इस मामले में खास करके जो अमित शाह जी हैं, जो चाणक्य हैं, चाणक्य माने जाते हैं, और बाकी राजनीति के जो चाणक्य अगर कहें तो आज के दिन में किसी भी पार्टी के नाम आप ले लें तो ऐसे चाणक्य अभी तक नहीं है किसी पार्टी में, जिसका वजह है और जिसका नतीजा है कि बीजेपी वाले अपना बरबच्चू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। बेशक जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें उनको सीट कम मिली, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उसके विषय में बात नहीं करेंगे। लेकिन परम सत्य जो चाणक्य हैं वो अमित शाह जी हैं। बिल्कुल, अगर ये हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के कांग्रेस उभरे, लेकिन 1-2 सीट अगर बीजेपी को कम भी मिलता है तब भी बीजेपी दूसरे के साथ मिलके सरकार बना सकती है। कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी सरकार बना ले, लेकिन वो सरकार 6 महीने चलेगी या साल भर चलेगी, इस पर भी कहना मुश्किल है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।